हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे मध्यकाल में हमने अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मोहम्मद गौरी के हमने परिचय के बारे में जाना था कि कैसे गयासुद्दीन ने संसबनी वंश की स्थापना की गौर प्रांत में, फिर गजनी पर अधिकार कर लिया 1173 में, और पश्चिम और मध्य एशिया में उसने खुद ही ध्यान दिया और पूर्व के विस्तार के लिए उसने मोहम्मद गौरी को अभियान पर भेजा। तो मोहम्मद जो गौरी था 1175 से लेकर 1206 तक उसने निम्न आक्रमण किए भारत में। तो क्या ऐसे आक्रमण किए, कितने आक्रमण किए और आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, कौन से भारतीय शासक थे उस समय, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1175 से लेकर 1206 तक मोहम्मद गौरी के आक्रमण, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाता है। दिल्ली सल्तनत काल कुतुबुद्दीन ऐबक से गुलाम वंश से चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1175 से लेकर 1206 तक आक्रमण। इन्हीं आक्रमणों पर हम चर्चा करेंगे। 1173 में गयासुद्दीन ने जो है मोहम्मद गौरी को भेजा था और उसने पश्चिम एशिया के लिए उसने खुद ध्यान केंद्रित किया था। 1175 में सबसे पहले मैं थोड़ा आपको मैप बना देता हूं जिससे आपको क्लियर रहेगा कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी। ये लगभग हमारे अभी सब इधर की ही बात होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी हम चर्चा करते रहेंगे। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, ये रावी नदी है और यहाँ है मुल्तान। ये मुल्तान है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, और ये हमारा पेशावर है पाकिस्तान का। और यहीं पेशावर के पास तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है प्राचीन का। तो तक्षशिला में चाणक्य का जन्म हुआ था। अभी इतिहास में हम चर्चा करेंगे इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और ऊपर पाकिस्तान के उत्तर में, तो उत्तर पश्चिम में जो है सबसे पहले खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, और यहाँ है बोलन दर्रा। दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता, प्राकृतिक जगह होती है। तो पहले सड़कें तो होती नहीं थी, तो पर्वत भी नहीं चढ़ सकते थे इतना, ना तो हमारे घोड़ों को परेशानी होती थी चढ़ने में, उतनी दिक्कत आती थी। गज रहते थे, गज सेना रहती थी, तो उतनी गतिशील रहती नहीं थी। तो पहाड़ के बीचों के रास्ते से दर्रे होते हुए, इसको इंग्लिश में पास कहते हैं। तो खैबर, गोमल और बोलन। अगर हम गुजरात में बात करें तो यहाँ भीम द्वितीय का शासन था, उसकी माँ नायिका देवी का शासन था। और मुल्तान से ही अगर हम अपन बात करेंगे तो ये पंजाब का दक्षिणतम भटिंडा है, ये अजमेर है, ये दिल्ली है, हरियाणा में ही आता है, ये दिल्ली है। तो अब हम चर्चा करते हैं 1175 से। मोहम्मद गौरी ने 1175 में सबसे पहले जो आक्रमण किया था मुल्तान में किया था, करामातियों के विरुद्ध। तो मुल्तान में 1175 में, ये डेट याद रखना, पूछी जाती है। तो मुल्तान में करामातियों को पराजित किया, करामातियों को पराजित करके मुल्तान को लूटा। ये 1175 में था। फिर क्या हुआ 1175 के बाद 1178 में, ये भी डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ। 1178 में जो मोहम्मद गौरी है, जैसे कि उसके भाई गयासुद्दीन ने उसको पूर्वी विस्तार के लिए भेजा था भारत में, तो वो गोमल दर्रे से होते हुए आया था। ये गोमल दर्रे से, खैबर और बोलन दर्रे के बीच में है, तो गोमल दर्रे से होते हुए वो यहाँ गुजरात में आया था। तो मैंने जैसा कि बता दिया, अब लिख नहीं रहा हूं, गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण। शासन किसका था?
भीम द्वितीय का शासन और माँ नायिका देवी उस समय शासन कर रहे थे। नायिका देवी, जैसे अगर हम कांग्रेस में देखें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसी प्रकार से उस समय गुजरात में भीम द्वितीय और माँ नायिका देवी का शासन था गुजरात पर। गौरी ने 1178 पर आक्रमण किया। रिजल्ट जो निकला वो ये हुआ कि गौरी पराजित हुआ। गौरी पराजित, भीम द्वितीय विजयी हुआ। ये गौरी की भारत में प्रथम हार थी। भारत में प्रथम हार थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये बनता ही है, सवाल आते हैं। भारत में गौरी की प्रथम हार थी, ये यहाँ से सवाल बनते हैं। तो 1178 पे गुजरात में आक्रमण किया, भीम द्वितीय का शासन था, गौरी की पहली हार थी। फिर गौरी ने क्या किया, 1179 में खैबर दर्रे से आया। ये वापस चला जाता था, आक्रमण करके ये वापस चला जाता था। उसके बाद ये वापस आता था, क्योंकि ये क्या समीक्षा करता था और इसको पहचानने की अच्छी खासी शक्ति थी। मतलब ये ऐसा समझता था और इसमें समीक्षा करने की शक्ति थी, ये थी कि समझ सकता था कि हम सामने वाले को कैसे पराजित कर सकते हैं, तो उसकी समीक्षा करता था। लेकिन हमारे यहाँ के जो सामंत थे, उस समय के राजपूत शासक थे, वो समीक्षा नहीं करते थे। अभी मैं आगे आपको चर्चा करके बताऊंगा। तो ये वापस चला जाता था, तो जैसे इसकी पहली हार हुई ये वापस चला गया। फिर 1179 में पहले गोमल दर्रे से गुजरात पर आया, अब खैबर दर्रे से उसने पेशावर पर आक्रमण किया 1179 पर। तो खैबर दर्रे से होते हुए पेशावर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। औपचारिक रूप से पूरा आक्रमण नहीं हुआ है। तो जैसे पहले आक्रमण करते थे तो उससे फिर हम कर लेने लगते थे, कर अदायगी के लिए, तो साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसा करते थे। तो उसने खैबर दर्रे से प्रवेश किया 1179 में, पेशावर पर आक्रमण किया। फिर 1181 में पेशावर पर अधिकार हो गया उसका। तो सीधी सी बात आगे बढ़ेगा। तो जब मैं महमूद गजनवी में पढ़ा रहा था कि जब उसका गजनी पर शासन था, तो उसने क्या किया था, जब मुल्तान में दाऊद को हराया था, तो मुल्तान और पंजाब पहले तो ये एक ही हुआ करते थे, उस पर उसने साम्राज्य की स्थापना कर हिंदू सेनापति तिलक को जिम्मेदारी इसकी सौंपी थी। तो अब सीधी सी बात है, समय बढ़ता गया। उसके बाद जो भी महमूद गजनवी बाद जो शासक हुए वो उतना प्रभाव नहीं बना पाए, तो साम्राज्य गजनवी का ही चल रहा था। जैसे अगर हम आज केंद्र में देखें तो कांग्रेस की सत्ता नहीं है, इसके पहले थी कांग्रेस की सत्ता, लेकिन केंद्र में कांग्रेस नहीं है, लेकिन कई और राज्यों में तो कांग्रेस है ना, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे ही महमूद गजनवी का शासन खत्म हो गया था, लेकिन कई राज्यों में तो है गजनवी वंश की स्थापना की गई थी। जो तो पहले तिलक हिंदू था, लेकिन अब इस समय कौन था, क्योंकि मोहम्मद गौरी अब इस समय आक्रमण कर रहा है। तो मुल्तान और जो पंजाब ये पूरे मिले हुए थे। अगर इसकी बात करें तो अभी इस समय मलिक खुसरो का शासन था, मलिक खुसरो। तो उसने खैबर दर्रे से होते हुए पेशावर पर अधिकार कर लिया। कब, 1179 में। अब 1181 में इसने क्या किया, मुल्तान और पंजाब पर आक्रमण किया और यहां जो शासन था गजनवी वंश के मलिक खुसरो का शासन था। गजनवी वंश के मलिक खुसरो का शासन था। औपचारिक रूप से यहां भी किया, क्योंकि इतनी जल्दी सफलता मिलती नहीं है, लगता है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़े रहते हैं, तो किसी न किसी की सहायता लगती ही है। तो फिर इसने क्या किया कि 1179 में पेशावर, 1181 में मुल्तान और पंजाब पर अधिकार आक्रमण किया, लेकिन पूर्ण रूप से 1186 में यहां तक्षशिला के शासक थे आम्भी। 1186 में गौरी ने तक्षशिला शासक, मैंने बता दिया, आम्भी की सहायता से पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से कहां, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर लिया। मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर लिया 1186 में। तो जो आम्बी था ये भारत का राजा था उस समय, मतलब यह तक्षशिला का शासक था, अपने क्षेत्र का शासक था।
तो आम्बी ने सहायता की। निजी स्वार्थों के लिए पहले शासक क्या करते थे, विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता करते थे निजी स्वार्थों के लिए। तो आम्बी को भारत का पहला विश्वासघाती राजा कहा जाता है। भारत का पहला विश्वासघाती, जिसको हम शुद्ध रूप से बोलें तो दोगला विश्वासघाती इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो भारत का पहला विश्वासघाती। तो 75 में मुल्तान में करामातियों को पराजित किया। 1178 में भीम द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गया। तो गौरी की भारत में प्रथम हार थी। फिर 1179 में खैबर दर्रे से होते हुए पेशावर पर आक्रमण किया। 1181 में मुल्तान और पंजाब पर आक्रमण किया, औपचारिक सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली। फिर 1186 में तक्षशिला के शासक आम्बी की सहायता से मुल्तान और पंजाब पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो सीधी सी बात है कि जब मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर लेगा तो उसकी सीमाएं दिल्ली और अजमेर से भी मिलेंगी। तो दिल्ली और अजमेर में उस समय जो शासक थे राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था उस समय। तो सीधी सी बात है कि टकराव होगा तो कुछ ना कुछ केंद्रों के लिए लड़ाई करेंगे, वो अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, वो अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। ये अपना बचाव कर रहे थे, ये विस्तार कर रहे थे। तो इन दोनों के जो क्षेत्र है, जब अपने मोहम्मद गौरी की जो सीमाएं हैं दिल्ली और अजमेर के बीच में टच होने लग गई, और दिल्ली और अजमेर के बीच में एक जो भटिंडा है तबर हिंद भटिंडा का किला सामरिक महत्व का केंद्र था। सामरिक महत्व क्या होता है? सामरिक मतलब युद्ध। अगर हम कहें कि सामरिक समाचार तो युद्ध समाचार संबंधी, तो सामरिक को हम यही कहते हैं युद्ध क्षेत्र। तो ये युद्ध क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। दोनों में होड़ लगी थी कि हमें लेना है। तो सीधी सी बात है कि इसके लिए लड़ाई हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के लिए, यहाँ तक आ गए थे। तो भटिंडा के लिए लड़ाई हो रही थी। तो हुआ क्या कि 1189 में गौरी ने तबर हिंद भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया। अब इसने भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सीधी सी बात है कि उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों के बीच युद्ध अवश्यम भावी हो गया। अवश्यम भावी का मतलब ये होता है कि अब कोई चांस ही नहीं बचते हैं कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको उसको बचाना है और उसको साम्राज्य विस्तार करना है। तो 1179 में गौरी ने तवर हिंद भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप अगर अपन बात करें तो फलस्वरूप 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यही है तराइन का प्रथम युद्ध। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखें। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये विजयी हुए। फिर 1191 में पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और इस बार क्या हुआ कि गौरी विजयी हुआ, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या किया गया, इसके अलग अलग जानकारी इतिहासकार, साहित्यकार इन सब ने दी है, कवियों ने दी है। तो उसके हम चर्चा करेंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि मुल्तान और पंजाब पर अधिकार करने के बाद साम्राज्य विस्तार के लिए गौरी ने भटिंडा के किले पर 1189 में अधिकार कर लिया। फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में वर्तमान का करनाल जिला है, वहाँ है तराइन, तो वहाँ युद्ध हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुआ और 1192 में एक साल बाद 91 में प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। अब आगे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ था बाद में, इसको आप
अगर इसमें देखें तो उस समय उसके आगे जो इतिहासकार कवि मुस्लिम हुए हैं, मिन्हाज उस सिराज, कवि मिन्हाज उस सिराज, इनका जन्म वर्तमान के पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हुआ था। मिन्हाज उन सिराज, इनकी पुस्तक है तबक़ात-ए नासिरी, नासरुद्दीन कुवाचा को समर्पित, नासरुद्दीन कुवाचा के समय लिखी थी। इल्तुतमिश ने इनको अपने यहाँ दरबारी कवि भी बनाया था और गयासुद्दीन बलबन ने इनको काजी बनाया था। काजी मतलब न्यायाधिकारी। तो कवि मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि युद्ध के बाद, युद्ध के तुरंत बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। ये कौन कहता है? कवि मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि युद्ध के तुरंत बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। ये तो वो कहते हैं जो तुर्क कवि थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदबरदाई। तो दरबारी कवि किसके? पृथ्वीराज के, चंदबरदाई। चंदबरदाई जिनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो। तो दरबारी कवि चंदबरदाई कहते हैं कि युद्ध के बाद जब युद्ध का परिणाम हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेके गया था। गजनी ले जाने के बाद उसने क्या हुआ कि पृथ्वीराज ने जब उसको कैद कर लिया और उसकी आंख फोड़ दी गई थी, तो आंख फोड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाया था, जिसमें चंदबरदाई ने उसकी सहायता की थी, उसका मार्गदर्शन किया था और ये कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठा मत चूको चौहान। ये शब्दवेदी बाण के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। ये चंदबरदाई कहते हैं। पृथ्वीराज को गजनी ले गए, गजनी ले गए। पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चलाकर गौरी की मृत्यु हुई। शब्दवेदी बाण चलाकर गौरी की मृत्यु हुई। मार्गदर्शन किसने किया था? चंदबरदाई ने। और क्या कहा था? मार्गदर्शन किया था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठा मत चूको चौहान। और कहते हैं कि इसके बाद गौरी की मृत्यु हो गई थी। 4 बांस 24 गज मतलब 4 बांस और 24 गज की ऊंचाई, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट मतलब 8 अंगुल का जो उसका सिंहासन था, ता ऊपर सुल्तान बैठा, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है, मत चूको चौहान। इसके बाद गौरी की मृत्यु हो गई थी। ये चंदबरदाई कहते हैं। कवि मिन्हाज उस सिराज क्या कहते हैं कि तुरंत बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इतिहासकार, अब ये उन्होंने कहा, अपने अपने दरबारी कवि ने कहा, अब इतिहासकार क्या कहते हैं? तो इतिहासकार हसन निजामी, हसन निजामी ये क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हुई थी। पृथ्वीराज ने अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में गौरी के अधीनस्थ शासन किया, अधीनस्थ शासन किया। तो पृथ्वीराज ने अजमेर में गौरी के अधीनस्थ शासन किया, मतलब गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी पृथ्वीराज ने। ऐसा क्यों कहा? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो कारण ये था कि मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि मुद्रा में क्या था? एक तरफ देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि मतलब किसी भी भाषा का चिन्ह,
किसी भी भाषा की अपनी लिपि होती है, तो हिंदी भाषा की है जैसे देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, तो अपनी नेपाली जैसे भाषा है, संस्कृत भाषा की देवनागरी है, और इसका जन्म कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से, तो देवनागरी। तो देवनागरी में क्या लिखा था? पृथ्वीराज। सिक्के में एक तरफ पृथ्वीराज और चिन्ह काय का अंकित था? नंदी का, ये प्रतीक था उस समय, और एक तरफ देवनागरी में लिखा था, और दूसरी बात अरबी भाषा में महमूद लिखा था, मोहम्मद लिखा था, और जो चिन्ह था वो घोड़े का अंकित था, घोड़े का चिन्ह अंकित था। तो ये जानकारी थी कि ये युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या क्या हुआ था, तो ये जानकारी थी जो इतिहास में दी गई है, वो मैंने आपको बता दी। तो 1192 के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, निर्णय भी यही हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि गजनी ये सब करने के बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो जीते हुए क्षेत्र थे, उसका प्रशासक बनाकर गजनी वापस चला गया। जैसे कि मैंने बताया था कि वो आक्रमण करता था, क्षेत्र जीतता था और गजनी चला जाता था वापस, क्योंकि उसका भाई वहाँ शासन कर रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको काजी अब्दुल अजीज कूफी द्वारा तुर्किस्तान की जनजाति थी ऐबक, मामलुक वंश कहते हैं, ऐसे दास जो सिर्फ सैनिक कार्य के लिए खरीदे जाते थे। तो इसको मोहम्मद गौरी ने खरीदा था और अमीर आखोर घुड़शाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आगे चल के गुलाम वंश को शुरुआत करता है, कुतुबी वंश को शुरुआत करता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, दिल्ली पर शासन करता है, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसके साथ था। तो उसको सौंप कर ये गजनी चला गया था। तो 1192 हो गया। अब ये 1194 को ये फिर आया गजनी से। कौन आया? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी 1194 को ये वापस आया। 1194 में इसने क्या किया? तो 1194 में इसने कन्नौज आक्रमण किया। तो कन्नौज शासक जयचंद्र को पराजित किया, जयचंद्र को पराजित किया, और फलस्वरूप क्या हुआ? उसने कन्नौज को लूटा। तो अपना कन्नौज कहाँ है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कन्नौज है, और उस समय चंदेल शासक परमार्दी देव थे। तो अगर ये बुंदेलखंड की बात करें तो परमार्दी देव, चंदेल शासक खजुराहो के, कालिंजर राजधानी थी। तो यही महोबा था, यही कालिंजर था, है ना। तो परमार्दी देव इसी चंदेल वंश के अंतिम राजा कीरत सिंह की ही पुत्री थी दुर्गावती, जो गोंडवाना की बहू थी, जिसको अकबर के सेनापति आसफ खान ने पराजित किया था। तो ये परमार्दी देव वही हैं, उनके पूर्वज हैं दुर्गावती के। तो कन्नौज शासक जयचंद्र को पराजित किया और लूटा। इस उपलक्ष्य में उसने, ये यहां से सवाल बनते हैं, तो इस उपलक्ष्य में उसने लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे, लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। कब? जब कन्नौज पर उसने 1194 में आक्रमण किया था। तो और ये इसके बाद ये फिर चला गया था। तो 1194 के बाद ये गजनी वापस लौट गया। उसके बाद जीते हुए क्षेत्रों का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और साम्राज्य विस्तार के लिए कहा। साम्राज्य विस्तार गुलामों द्वारा जारी रहा। गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक बख्तियार खिलजी था जिसने बिहार को भी जीता था और नालंदा विक्रमशिला महाविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। तो अभी ये अपन जानेंगे। साम्राज्य विस्तार गुलामों द्वारा जारी रहा। 1194 में ये वापस चला गया। तो ये जब वापस चला गया और लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के जारी किए गए, तो अगर अपन अभी देखें कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक ने फिर बाद में क्या हुआ
कि दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने गजनी के जाने के बाद 1194 में ऐबक ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मंदिर के स्थान पर इसने मस्जिदों का निर्माण करवाया। मस्जिदों का निर्माण कराया। तो अपन देखें कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण कराया। तो दिल्ली में स्थित विष्णु मंदिर, दिल्ली में स्थित विष्णु मंदिर के स्थान पर इसने विष्णु मंदिर को तोड़वाया और उसके स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, कुव्वत और उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में स्थित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये अजमेर है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था संस्कृत महाविद्यालय का। तो उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो ये इसने किया ऐबक ने, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मंदिर के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली में विष्णु मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर इसने यहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर क्या हुआ था कि इसको पता था कि इसके जो शीर्ष पर थे, कौन थे? मोहम्मद गौरी, जिन्होंने इसको प्रशासक बनाया था। तो इसको पता था कि भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो 1197 में उसी का बदला लेने के लिए इसने, ऐबक ने भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। भीम द्वितीय पर आक्रमण किया तो क्या हुआ? भीम द्वितीय पराजित हो गया फलस्वरूप। किससे? ऐबक से। तो पराजित हुआ और राजधानी उस समय थी गुजरात में अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा तो कौन सा क्षेत्र है? अनिलवाड़ा, पाटन। गुजरात में आप एटलस में देखेंगे तो पाटन जिला है, वही अनिलवाड़ा है। तो पाटन को खूब लूटा, खूब लूटा। लूटते वो इसलिए था कि गौरी का उद्देश्य यही था कि साम्राज्य का विस्तार करना, धन की संपदा में वृद्धि करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो जितने भी मुस्लिम आए उनका ये प्राथमिक उद्देश्य यही रहता था, इसलिए धन लूटते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र में विशाल साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो राजधानी अनिलवाड़ पाटन को खूब लूटा 1197 में। तो फिर क्या हुआ? 1203 में ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव पर आक्रमण किया। परमार्दी देव पर आक्रमण किया। कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। तो 1203 में ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव पर कब आक्रमण किया था? तो 1203 में। तो ऐबक ने परमार्दी देव पर आक्रमण किया था, कालिंजर, महोबा, खजुराहो पर अधिकार कर लिया और 1197 में वापस भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था, पराजित हो गया था। अनिलवाड़ा, पाटन को खूब लूटा था। किसने? ऐबक ने। अब मैंने दो चीजें बताई थी कि बख्तियार खिलजी पर भी मैंने चर्चा की थी कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक बनाकर जीते हुए क्षेत्रों का, और वो वापस गजनी लूट गया था। तो ऐसे दो लोग थे। तो प्रमुख ये थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो ये उत्तर में साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और पूर्व के लिए एक बख्तियार खिलजी था। तो अब उस पर चर्चा करते हैं। ये ऐबक ने ये सब पर अधिकार किया था। अब दूसरे पर बात करते हैं। और दूसरे गुलाम सेनापति, ये सेनापति थे, इनको सैनिक कार्यों के लिए ही खरीदा जाता था। अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते थे तो इन्हें कोई बड़े पद दे दिए जाते थे, ताकि ये प्रतिनिधित्व करते थे किसमें? राज्य के विकास के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए, धन की संपदा में वृद्धि के लिए।
तो इसलिए। तो दूसरा गुलाम था, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा की, दूसरा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बिहार को जीता। तो यहाँ बिहार था, अगर हम थोड़ा सा साइड में करें कि मैंने ज़्यादा लिख दिया है, तो इसने क्या क्या किया, इसने बिहार को जीता, और बिहार के नीचे आएंगे झारखंड, झारखंड के पश्चिम में क्या है, बंगाल। तो ये सब आज का जो बांग्लादेश है वो पूरा ही बंगाल इकट्ठा था। तो बिहार को जीता, और उस समय बंगाल में लक्ष्मण सेन नाम के शासक का शासन था। तो लक्ष्मण सेन का शासन था। इसने क्या किया, बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया, पराजित कर दिया, और राजधानी नादिया पर अधिकार कर लिया, राजधानी नादिया पर अधिकार कर लिया। किसने, बख्तियार खिलजी ने। कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था। नादिया पर अधिकार कर लिया। वो यही नहीं रुका, उसको और ज़्यादा क्षेत्र चाहिए था, तो तिब्बत अभियान के लिए चला गया। तो फिर क्या किया, ये तिब्बत अभियान के लिए गया, तिब्बत अभियान के लिए आगे बढ़ा। तो बंगाल पर इसने अधिकार कर लिया, तो तिब्बत अभियान के लिए आगे बढ़ा। तो रास्ते में असम पड़ता है, तो असम के राजा माघ, असम के राजा माघ ने इस पर आक्रमण किया, इस पर आक्रमण किया। सीधी सी बात है, कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि हमसे आगे बढ़े और हमारे क्षेत्रों पर अधिकार करे। तो असम के राजा माघ ने इस पर आक्रमण किया, और इन्हीं के सरदार थे, किसके, माघ राजा के सरदार अली मर्दान खां, अली मर्दान खां। उन्होंने बख्तियार खिलजी को, तो अगर हम कहें खिलजी को पराजित कर दिया, मतलब मार दिया। तो बख्तियार खिलजी की यहाँ मृत्यु हो जाती है, तिब्बत अभियान के लिए जा ही नहीं पाया था। तो सरदार अली मर्दान खां से उसके मतलब युद्ध हुआ, और खिलजी मतलब बख्तियार खिलजी पराजित हो गया और वो मारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ तक विस्तार कर लिया था ये सारे क्षेत्रों पर। मुल्तान, अगर हम ये सब क्षेत्र देखें, कन्नौज और उत्तर प्रदेश, ये सब देखें, तो ये तुर्क मतलब मोहम्मद गौरी का यहाँ शासन हो गया था। गजनी को हमने कहाँ देखा था, मोहम्मद गौरी को हमने कहाँ देखा था कि 1194 में वो जयचंद्र पर, कन्नौज के शासक थे जयचंद्र, उसको पराजित किया था और कन्नौज को खूब लूटा था। उसके बाद ये गजनी चला गया था वापस, उसके बाद नहीं आया था। फिर उसके बाद 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, 1203 में परमारदीदेव परमाल, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ये उनके गुलाम सेनापति ही कर रहे थे, जिसको प्रशासक बनाया गया था। अब क्या हुआ, तो हुआ ये कि 1203 में क्या था कि मोहम्मद गौरी, जिसके भाई ने स्थापना की थी, तो उसका अंत हो गया, मतलब उसका निधन हो गया, गयासुद्दीन का, जिसने स्थापना की थी। तो गयासुद्दीन ने संसवनी वंश की स्थापना की थी, तो 1173 में की थी, और मध्य एशिया और पश्चिम के एशिया के लिए वो ध्यान केंद्रित कर रहा था। पूर्वी एशिया के लिए उसने मोहम्मद गौरी को भेजा था। तो 1203 में ही गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो सीधी सी बात है, गयासुद्दीन की मृत्यु हुई, तो अब गजनी का शासक कौन बनेगा, तो गजनी का शासक बना गौरी, गौरी बना। तो गौरी ने सोचा कि पूर्व विस्तार तो मेरा चल ही रहा, क्यों ना हम पश्चिम पर ध्यान दें। तो पश्चिम अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आएगा। खुरासान, जो पूर्वी ईरान का जो क्षेत्र था खुरासान। तो इसने क्या हुआ कि पश्चिमी क्षेत्र पर विस्तार के लिए ख्वारिज्म एक क्षेत्र है पूर्वी ईरान पर, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। तो आक्रमण किया कब, 1203 में। तो ख्वारिज्म के शासक ने गौरी को पराजित कर दिया, गौरी को पराजित कर दिया। तो गौरी को पराजित किया, तो ये अफवाह फैल गई कि गौरी की मृत्यु हो गई है। तो जब हमारा शासक नेतृत्व करता ही नहीं रहेगा, तो जो क्षेत्र हैं वहाँ विद्रोह होने लगा। तो फलस्वरूप क्या हुआ, विद्रोह होने लगा।
और अफवाह फैल गई, जबकि गौरी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो विद्रोह होने लगा। तो ऐसे ही विद्रोह को समाप्त करने के लिए इसने 1203 से लेकर 1206 तक निम्न अभियान किए इसने। तो ऐसे ही 1206 में पंजाब में ये खोखरों का दमन कर रहा था। खोखरी ये जातियां हुआ करती थी खोखरों का पंजाब में। तो 1206 में पंजाब में खोखरों का दमन करने के पश्चात ये क्या कर रहा था, गजनी लौट रहा था। तो ये पंजाब में खोखरों का दमन किया, तो ये गजनी लौट रहा था। तो इसी सिंधु नदी के स्थान पर एक दम्मक नामक स्थान है, दम्मक। तो गजनी लौट रहा था, तो सिंधु नदी के तट पर दम्मक नामक स्थान पर इसने सबसे पहले क्या किया था, 1175 में मुल्तान के करामातियों को पराजित किया था। तो उनकी द्वेष पहले से ही था करामातियों का गौरी के प्रति। तो सिंधु नदी के तट पर दम्मक नामक स्थान पर करामातियों ने, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था, करामातियों ने क्या किया, गौरी की हत्या कर दी। अब जरूर गौरी की मृत्यु हो गई। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। किसने की? सिंधु नदी के तट पर दम्मक नामक स्थान पर करामातियों ने कर दी। पहले ही इसने जो है इस पर आक्रमण किया था, इसलिए उसकी मृत्यु कर दी गई। तो क्या हुआ, अब तो गजनी का भी कोई शासक नहीं रहा। तो 1206 में गजनी खाली। तो गजनी पर ताजुद्दीन यल्दोज, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, ताजुद्दीन यल्दोज शासक बना। और सिंध, तो 1206 में गजनी पर बना। और सिंध में कौन बना? नासुरुद्दीन कुबाचा शासक बना। ये पूछा जाता है कि जब गजनी की मृत्यु हुई थी तो उस समय 1206 में गजनी का शासक कौन बना? ताजुद्दीन यल्दोज। और सिंध में कौन बना? नासुरुद्दीन कुबाचा। ये यहाँ के बने। और उत्तर में अगर अपन उधर देखें दिल्ली, तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग होता 1206 लेके 1526 तक चलता है, लोधी वंश तक, जब बाबर आ जाते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के लिए। पर यहाँ की समाप्ति ये हुई कि दिल्ली गजनी में क्या हुआ, ताजुद्दीन यल्दोज, सिंध में नासुरुद्दीन कुबाचा और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसके लिए हम जानते हैं कुतुबी वंश के नाम से। तो ये गौरी का आक्रमण रहा है, ये इसका जीवन रहा है जो इसने भारत में बिताया है, विभिन्न आक्रमण कर करके। अब हम ये जानेंगे कि मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किए उसके, क्योंकि एमपीपीएससी के हिसाब से अगर अपन देखें तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण पूछे जाते हैं। तो मेन यहाँ है कारण कि ऐसा स्थिति क्यों निर्मित हुई कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया। तो मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं और पूछा ही जाता है। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे और समीक्षा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। ये लोग भले ही नहीं करते थे, पर अपन करेंगे चर्चा इस पर। तो मोहम्मद गौरी का हमने पूरे आक्रमण देखे 1175 से लेकर 1206 तक, उनके गुलामों को हमने जाना। अब हम जानेंगे कि गौरी के विजय के कारण क्या थे। आखिर गौरी विजय क्यों हो रहा था? कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही होंगी। सिंध हो, मुल्तान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, और चाहे बुंदेलखंड हो, चंदेल हो, कालिंजर हो, बंगाल हो, बिहार हो, एक छोड़ो, दो छोड़ो, तीन छोड़ो, वो ले दे के अपने पूर्व तक उसने पूरा विस्तार कर लिया। तो ऐसी क्या कमियां रही कि वो विस्तार करते चला गया और हम करवाते चले गए। तो गौरी के विजय के कारणों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक कारणों को, समीक्षा करेंगे कैसे क्या कारण निर्मित हुए। तो राजनीतिक कारण परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ एक एक दो दो लाइन में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजनीतिक ये था कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले, अगर हम प्राचीन के अंतिम का पढ़ेंगे, जब हम पूर्व मध्यकाल के पहले का पढ़ेंगे,
तो उसमें पता चलेगा एक हर्षवर्धन नाम के राजा हुआ करते थे, हर्षवर्धन। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन और इनके भाई थे राज्यवर्धन, इनकी बहन थी राज्यश्री। तो हर्षवर्धन जो राजा थे, हिंदू राजा थे, हुणों का आक्रमण इन्होंने किया था, हुणों को पराजित किया था। इनका जो शासन था 590 से 647 तक था। तो ये कहानी कब की है? सीधी सी बात है, मोहम्मद बिन कासिम के पहले की है, जब इस्लाम आ गया था तब की है। पैगंबर साहब इस समय थे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक उथल पुथल हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अनेक सामंतों का उदय हुआ। सामंत हम किसे कहते हैं? सामंत वो होते हैं जब हमारा राज्य रहता है। तो सामंत अगर हम करेंगे देसी भाषा में, अगर हम कहें, अगर थोड़ा सा अर्थ हम समझें तो गली के गुंडे अगर हम कहें इस प्रकार से। तो सामंत क्या होते थे? थोड़े थोड़े क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाते थे और किसान जो कृषक रहते थे मजदूरों से अपने आप को प्रभावशाली बनाते थे और उनसे मजदूरी करवाते थे और राजस्व वसूलते थे। अब कोई केंद्रीय सत्ता तो थी नहीं इस समय कि कोई एक राजा है हमसे पूरे मतलब राजस्व वसूल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। तो जगह जगह सामंत थे। और हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कोई केंद्रीय सत्ता वैसे भी नहीं रही। सब क्षेत्र में अलग अलग थे। अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ राजपूत थे, चंदेल थे, नीचे आएंगे उस समय गोंडवाना था। तो इस प्रकार से उधर लक्ष्मण सेन का अधिकार था। तो ऐसे जगह जगह अपना अपना क्षेत्र था और अनेक सामंत थे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अगर अपन देखें तो अनेक सामंतों का उदय हुआ। सामंतों का उदय हुआ। प्रमुख जैसे थे, जैसे राजपूत सामंत। राजपूत, जैसा कि अभी मैंने बताया था, पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। तो अनेक सामंतों का उदय हुआ। इनके कारण क्या थे कि ये आपस में लड़ते रहते थे। आपस में लड़ते रहते थे। लड़ते रहते थे। सीधी सी बात है, आपस में लड़ेंगे तो दूसरे को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, हम दूसरे को फायदा देकर हम तीसरे पर हमला कर देंगे। ऐसा होता ही था। ये आपस में लड़ते रहते थे। इनकी कमियां हैं और गौरी की विजयी के कारण है। ये पहला कारण हुआ। एकता का अभाव था। अगर राजपूत मिलते, चंदेल मिलते, लक्ष्मण सेन मिलते, ये सब मिलते तो क्या ये होता? भीमद्वितीय मिलते। लेकिन नहीं, ये आपस में लड़ते रहते थे, कलह रखते थे और एकता का अभाव था। ये दूसरा अपना कारण हो गया। तो यहाँ सब ये जो है ना अलग अलग रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे। विदेशी आक्रमणकारियों को इन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। सीधी सी बात है। तो एकता का ही अभाव था, इसलिए रोकने का प्रयास नहीं किया। आपस में मिलकर तो अलग अलग रहते थे, तो ये हुआ ही नहीं। तो राजनीतिक कारणों में चौथी चर्चा अपन जानेंगे कि सीमावर्ती राज्य या क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। सीधी सी बात है, ये हमारे सीमावर्ती हैं। किसी भी राज्य की अपनी सीमा होती थी। सिंधु का शासन होता था। जैसे अगर अपन उस समय कहेंगे हिंदू शाही राजा जो जयचंद थे, तो उनका चिनाब नदी से लेके हिंदू कुश पर्वत तक शासन था। तो कहीं ना कहीं उनकी सीमा रही होगी। तो इनकी सीमा नहीं बनाते थे, ना उसको सुरक्षित करते थे। तो अगर वो सुरक्षित नहीं करते थे तो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए वो हमेशा सुवेद्य बना रहता था, हमेशा खुला ही रहता था कि आप कभी भी आइए, आक्रमण करिए। तो ये इसका सबसे बड़ी समस्या थी कि सीमावर्ती राज्य या क्षेत्र पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पांचवा कारण ये है कि निजी स्वार्थों के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया इन्होंने। जैसे आम्भी तक्षशिला के शासक, जहां चाणक्य का जन्म हुआ था, तो आम्भी जो था पहला विश्वासघाती था। तो विदेशी आक्रमणकारियों का जो है इन्होंने साथ दिया निजी स्वार्थों के लिए। तो ये राजनीतिक कारण थे। अब राजनीतिक कारणों के बाद अपन चर्चा करेंगे सैन्य कारण। अब जानेंगे सैन्य कारणों को।
तो राजनीतिक कारणों में हमने जाना, अब हम सैन्य कारणों में जानेंगे कि ऐसी क्या कमियां थी कि जो है हम कमज़ोर पड़ जाते थे विदेशी आक्रमणकारियों के सामने। तो सैन्य कारणों में अगर हम चर्चा करेंगे कि भारत की विशाल सेना थी, भारतीय विशाल सेना थी, तो भारतीय विशाल सेना थी विदेशियों के एवज में, तो ऐसी क्या कमी थी कि हम हार जाते थे? तो अस्त्र शस्त्र, सांगठनिक एकता और मनोबल में कमजोर थे। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरा है कि नेतृत्व क्षमता का अभाव था, नेतृत्व क्षमता का अभाव था, ये भी सबसे बड़ी कमी थी। तो अगर हम नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम अपने सैनिकों को अच्छी आधुनिक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, अपने हथियारों को आधुनिक नहीं बनाएंगे, तो हम तो हारेंगे ही। और हमारे पास जो सेना होती थी, हमारी जो पुरातन संबंधी सोच है, हम परंपरागत हथियारों का उपयोग करते थे, कोई भी उसमें नयापन नहीं लाते थे, आधुनिकीकरण नहीं करते, तो इसलिए हम हारते थे। नेतृत्व क्षमता का अभाव था, नेतृत्व करते नहीं थे। तीसरी बात है कि भारत की जो सेना थी वो गज सेना थी अधिकतर, मतलब हाथी की सेना थी, जो कि कम गतिशील थी, कम गतिशील थी। तो तुर्कों की कैसी थी? तुर्कों की अश्वरोही सेना थी, अश्व सेना थी, जो कि अरबी घोड़े थे, अच्छी नस्ल के घोड़े थे। तो और इनकी अधिकता थी, मतलब आधिक्य था इन घोड़ों का, तो उनके पास मतलब मजबूती थी ही। तो ये उनकी सबसे बड़ी मजबूती थी तुर्कों की, कि गज सेना के मुकाबले उनके अश्व सेना जो थे वो अच्छी नस्ल के थे, मजबूत थे और गतिशील थे। हमारी जो गज सेना थी कम गतिशील थी। चौथा है अवसंरचना का अभाव था। अवसंरचना का अभाव में हम चर्चा करेंगे। हमारी जैसा कि बताया कि पुरातन संबंधी सोच थी, तो कैसी थी भारत की? भारत में ये था कि घोड़े की नाल का प्रयोग नहीं करते थे, नाल का प्रयोग नहीं करते थे, और उस पर घोड़े पर बैठने के लिए जो चमड़े का उपयोग किया जाता था वो भी नहीं करते थे। इसे हम धर्म के खिलाफ मानते थे। लेकिन तुर्क जो लोग थे वो नाल का प्रयोग, अच्छी धातु की बनी नाल का प्रयोग करते थे और चमड़े का प्रयोग करते थे, जिसमें उनकी अच्छी बैठक व्यवस्था थी। तो भारत के लोग क्या करते थे? कपड़े का उपयोग करते थे, जो कि असुविधाजनक होता था, और ये लोग ये करते थे। तो अंतर में हमने बताया, सीधी सी बात है कि उनकी जो स्थिति थी वो बेहतर थी हमसे और सुविधाजनक थी, और हम लोग उनके मुकाबले टिक नहीं पाते थे युद्ध में। और जैसा कि मैंने बताया, पांचवा कारण तो था ही कि तुर्कों के पास अरबी घोड़ों का आधिक्य था, अरबी घोड़े आधिक्य थे, मतलब ज़्यादा थे उनके पास। और कारणों में अगर अपन जानेंगे कि तुर्की जो सेना थी इनको कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था, कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब ये हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। हमारे यहाँ के लोगों को इतना प्रशिक्षित नहीं किया जाता था, और यहाँ के जो तुर्क के जो सेना थी वो घोड़ों पर खड़े होकर युद्ध कर लेती थी। हमारे यहाँ के लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। हमारे यहाँ सिर्फ बाहुबली में ऐसा होता है कि खड़े होकर युद्ध कर सकते हैं। तो तुर्क लोग जो है घोड़े पर खड़े होकर युद्ध करते थे, जलते हुए तीरों का उपयोग करते थे, हमारी गज सेना पर फेंकते थे, जिससे हमारे हाथी आतंकित हो जाते थे और कभी कभी हमारे ही सैनिकों को कुचल देते थे। तो ये हमारी कमियां थी और बहुत बड़ी कमियां थी, क्योंकि ये कमियां जो है बहुत बड़े रूप में होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक होती ही हैं। तो राजनीतिक कारणों पर हमने चर्चा करी, सैन्य कारणों पर चर्चा करी। अब हम अपने धार्मिक कारणों पर चर्चा करते हैं कि क्या कमियां थी। तो धार्मिक कारणों में अगर अपन देखेंगे, धार्मिक कारणों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो राजपूत शासन था ये ईश्वर पर अधिक विश्वास करते थे। तो ईश्वर पर अधिक विश्वास करने के कारण राजपूत शासक नियतिवादी थे। नियतिवादी का मतलब क्या होता है?
नियतिवादी का मतलब ये होता है कि ये मान के चलते थे कि युद्ध में जो भी परिणाम हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा पर है। तो ना ये युद्ध के लिए बेहतर रणनीति अपनाते थे, ना पराजय के बाद ये समीक्षा करते थे कि आखिर हमारी पराजय क्यों हुई है। तो ये नियतिवादी थे। तो ये सबसे बड़ी इनका कारण था। तो अगर अपन लिख सकते हैं नियतिवादी थे, युद्ध के लिए बेहतर रणनीति नहीं, पराजय के बाद समीक्षा नहीं करते थे। ये दोनों ही चीज इनकी शून्य थी। और धार्मिक कारणों में अगर अपन जानेंगे तो हमेशा अगर अपन पराजय देखेंगे तो इनकी समीक्षा करते थे। और उच्च वर्ग के जो हिंदू थे निम्न वर्ग के हिंदू से अपमानजनक व्यवहार करते थे। छुआछूत, अगर अपन कहें सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। तो सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। तो ये धार्मिक कारणों में है सबसे पहले, अगर अपन इसमें जाने। और धार्मिक कारणों में अगर अपन देखेंगे, ये कूटनीति का प्रयोग नहीं करते थे। डिप्लोमेसी, कूटनीति का प्रयोग ये नहीं करते थे। लेकिन तुर्क कूटनीति के साथ साथ छल कपट का भी प्रयोग करते थे। छल कपट का प्रयोग करते थे। तो ये कारण थे धार्मिक कारणों में। अगर अपन ने देखा तो ये इनके भारतीय शासकों के पराजय के सबसे बड़े कारणों में साबित हुए। नियतिवादी, पराजय की समीक्षा नहीं करना, हर चीज ईश्वर की इच्छा पर मानना। अगर अपन देखें आर्थिक कारणों को, आर्थिक कारणों को अगर अपन देखें तो आर्थिक कारणों में अपन देखेंगे सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन में थी। सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन में थी। सामंतवादी का मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हर क्षेत्र में छोटे छोटे सामंत होंगे, जरा जरा सा राजस्व इकट्ठा करेंगे। तो राजस्व इकट्ठा करेंगे तो केंद्र के पास जो कि मुख्य जो अपना शीर्ष शासक है उसके पास उतना धन पहुंचेगा नहीं। तो उतना धन पहुंचेगा नहीं तो ना तो सेना का आधुनिकीकरण होगा, ना जन का कल्याण होगा, ना कोई योजनाओं का संचालन हो पाएगा। तो ये समस्याएं थी। तो सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन में थी। तो फलस्वरूप क्या होता था, राजस्व प्राप्ति नहीं होती थी। राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। अधिकांश राजस्व सामंतवादी व्यवस्था में चला जाता था। अधिकांश राजस्व सामंतवाद जो सामंती थे उनको चला जाता था। राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। तो सेना का आधुनिकीकरण नहीं हो पाता था। आधुनिकीकरण नहीं हो पाता था। जो भी योजनाएं उस समय चलाई जाती थी शासक के द्वारा उनका बेहतर संचालन नहीं हो पाता था। योजनाओं का बेहतर संचालन नहीं होता था। जन कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। जन कल्याणकारी कार्यक्रम से मतलब ये है कि उस समय नहरों को बनाना, तो जन के लिए जो काम करना कि व्यवसायीकरण करना, वाणिज्य उद्योग मतलब स्थापित करना। उद्योग मतलब वस्त्र उद्योग, चरखा उद्योग। उस समय बहुत बड़े उद्योग नहीं होते थे, ये इन्हीं को समझ लो उद्योग कहते थे। तो वस्त्र उद्योग के लिए चरखे का उपयोग को बढ़ावा देना, नील के लिए स्याही का उपयोग करना। तो इस प्रकार से ये होते थे। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी। अब अपन जानेंगे तुर्क के आक्रमण के प्रभाव के बारे में। अब तुर्क आक्रमण के प्रभाव के बारे में जानेंगे।
कि तुर्कों ने आक्रमण किया तो क्या प्रभाव पड़ा। तो अपन जानते हैं तुर्क आक्रमण के प्रभाव के बारे में, क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही है कि जब नई व्यवस्था आती है तो वो व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं हमारी व्यवस्थाओं में। तो अगर अपन देखेंगे क्या व्यवस्था में, तो सामंतवादी व्यवस्था के रूप में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रचलन था। सामंतवादी व्यवस्था के रूप में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रचलन था। विकेंद्रीकृत क्या होता है? विकेंद्रीकृत का मतलब है केंद्र से हट जाना। केंद्र से हट जाना का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा शीर्ष कमांडर है या जो शीर्ष राजा है तो उसकी बात ना मानना, मतलब केंद्र से हट जाना। कोई भी चीज़ हो या बात हो या कोई भी अपनी ही मनमानी करना या उसमें राजस्व वसूली करना, तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रचलन था। खुद ही जमींदार बन जाते थे, खुद ही वसूली करवाते थे, तो ये शासन था। तो सामंतवादी व्यवस्था के रूप में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रचलन था। तो मोहम्मद गौरी आया तो इसकी क्या हो गई? समाप्ति। तो जब इसकी समाप्ति हुई तो इसके स्थान पर क्या होगा? तो इसके जो स्थान पर होगा निरंकुश। निरंकुश मतलब तानाशाही। निरंकुश मुस्लिम व्यवस्था का उदय हुआ। मुस्लिम व्यवस्था का उदय हुआ। तो ये सामंतवादी व्यवस्था के रूप में विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था का प्रचलन था उसकी समाप्ति हुई। उसके स्थान पर निरंकुश मुस्लिम व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरी अगर अपन बात जाने तो अपन ने यहाँ से देखा कि तुर्कों ने क्या किया था? पंजाब पर अधिकार किया, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बंगाल तक चले गए थे। तो अगर अपन देखें कि तुर्कों ने पंजाब से लेकर बंगाल तक राजनीतिक एकता स्थापित की। ये इम्पोर्टेंट है। अगर अपन ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो हमको नंबर जरूर मिलेंगे। पीएससी के हिसाब से ऐसे लिखना बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरा ये कारण था कि तुर्क जो थे पंजाब से लेके बंगाल तक उन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित की थी। तुर्कों ने क्या किया था कि इस्लाम का तेजी से प्रचार प्रसार किया। इस्लाम का तेजी से प्रचार प्रसार किया तो हमारी जो जनजातीय व्यवस्था थी, जनजातीय व्यवस्था कैसी थी कि उच्च वर्ग के हिंदू निम्न वर्ग के हिंदू से अपमानजनक व्यवहार करते थे। तो जो निम्न वर्ग के हिंदू हैं इस्लाम की ओर आकर्षित हुए, तो इस्लाम का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। तो जनजातीय व्यवस्था में निम्न वर्ग के हिंदू इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। सीधी सी बात है कि उन्हें परेशानी यहाँ मिल रही है और अगर उनको इस्लाम में सुरक्षा अगर उन्हें प्रदान की जा रही है तो इस्लाम की ओर आकर्षित होंगे। तो फलस्वरूप क्या होगा? तो हिंदू विघटन को रोकने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे इस पर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ये एक पॉइंट है। अगर अपन चौथा पॉइंट देखें तो अपभ्रंश अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ एक रूप होता है। तो अपभ्रंश जो भारतीय भाषा है, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। कैसे हुआ? तो विदेशी भाषा का समावेश हुआ। तो कौन कौन सी भाषा बनी? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी जो कि आधुनिक हिंदी है। तो मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी का विकास हुआ। विकास मतलब आधुनिक हिंदी जिसे हम कहते हैं, आधुनिक हिंदी का विकास हुआ।
तो ये पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये 4 कारण है तुर्क आक्रमण के, आगे हम चर्चा ये करते हैं। आगे त्राबियत शैली। त्राबियत शैली क्या है? ये भारत की वास्तुकला है। जैसे मुस्लिमों की थी क्या? अरुकुवेट शैली। अरुकुवेट शैली, अरुकुवेट शैली मतलब जो मेहराबों और गुंबदों का निर्माण हुआ था, जैसे कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और भी जो मस्जिदों का निर्माण हुआ है, वो उनकी अरुकुवेट शैली है। और अपने यहाँ की जो त्राबियत शैली थी वो बल्ली और सहतीर का उपयोग करते थे और अपन ऐसे बनाते थे मंदिर, और जो भी वास्तुकला हमारी थी वो ऐसे बनाते थे। तो इन दोनों का मिश्रण हो गया और इंडो इस्लामिक शैली बनी, उसका विकास हुआ। जैसे हम ताजमहल देखें तो हमारा मेहराब अगर अपन देखें तो इंडिया गेट है हमारा, अगर हम मेहराब देखेंगे तो ये मेहराब होता है, ये इसको मेहराब बोलते हैं। और गुंबद अगर अपन देखेंगे तो ये गुंबद होता है, इस प्रकार से। तो ये इंडो इस्लामिक शैली है। तो त्राबियत शैली मतलब बल्ली प्लस सहतीर, त्राबियत शैली, और अरुकुवेट, अरुकुवेट शैली मतलब गुंबद, मेहराब। इन दोनों का जब मिश्रण हुआ तो क्या बना? बराबर इस्लामिक, इंडो इस्लामिक शैली। इंडो मतलब भारत, इस्लामिक और इस्लाम शैली का निर्माण हुआ। उदाहरण में हमने देखा ही, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब इंडो इस्लामिक शैली है। तो इसका निर्माण हुआ। तुर्कों ने भू राजस्व व्यवस्था का प्रचलन किया, भू राजस्व व्यवस्था का प्रचलन किया, जिसे हम इक्तादारी के नाम से जानते हैं, इक्तादारी के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो त्राबियत शैली प्लस अरुकुवेट शैली बराबर इंडो इस्लामिक शैली का निर्माण हुआ। सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया गया, तो नहरों का विकास हुआ, ये तुर्कों द्वारा किया गया। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया गया, तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देंगे तो चरखे को बढ़ावा दिया गया। तुर्क जो हैं कागज बनाने की नई पद्धति लेके आए थे, कागज की नई पद्धति लेके आए थे। तो सीधी सी बात है, कागज होंगे हमारे पास तो उस समय ग्रंथ लिखे जाएंगे, तो साहित्य लिखे जाएंगे। तो साहित्य उस समय चरमोत्कर्ष पर था, अपनी उत्तम अवस्था में था। तो कागज की नई पद्धति लेके आए, तो साहित्य उस समय क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इतना सब विकास और व्यवसायीकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। तो विकास एवं व्यवसायीकरण के कारण बड़े नगरों का निर्माण हुआ। अब बड़े नगरों का जैसे हम अगर देखते हैं तो उस समय दिल्ली है, बड़े बड़े नगर हुआ करते थे उस समय। कन्नौज है, ये सामरिक महत्व के क्षेत्र थे, यहाँ बहुत अच्छा राजस्व निकलता था। दोआब के क्षेत्र थे, जैसे कन्नौज था तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, तो ऐसे यहाँ राजस्व होता था। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, तो बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। तो इसमें से इतिहासकार अब्दुल हबीब ने, इतिहासकार अब्दुल हबीब ने उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण को नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है, नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है।
तो तुर्क आक्रमण के प्रभाव में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी, परीक्षा की दृष्टि से एक एक लाइन के लिए लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें आना चाहिए। तो अपन ने मोहम्मद गौरी पढ़ा, अरब आक्रमण में हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा, और उसमें अगर अपन देखें अरबों के आक्रमण और तुर्क आक्रमण, तो अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमण में हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पढ़ा। मोहम्मद गौरी यहीं समाप्त होता है। तो 1206 में मोहम्मद गौरी जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है 1206 से लेकर 1526 तक, तो जब तक बाबर आ जाता है। तो आगे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब दिल्ली सल्तनत यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। मैंने इसका पूरा आपको समझा दिया है, हर बातें मैं डिटेल पर ही चर्चा करूँगा, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं नक्शा बनाता हूँ, मैप से ही आपको बताता हूँ कि कहाँ कौन कौन से दर्रे थे, मुल्तान कहाँ था, सिंध कहाँ था, पंजाब कहाँ था, अजमेर कहाँ था, दिल्ली कहाँ था, कहाँ परमार्दी देव परमल था, कहाँ बंगाल बिहार था, कहाँ तिब्बत असम था। हमने इन सब बातों पर चर्चा की। अगर अपन मैप के माध्यम से समझते हैं तो हमारी समझ बेहतर होती है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें उसको शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम शॉर्ट पढ़ेंगे तो हमें इतिहास पीछे का पता नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कैसा लगा है वीडियो तो आप बताइए कमेंट करके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो अब हमारा मोहम्मद गौरी यहीं समाप्त होता है। आगे हम दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। शमसी वंश में इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, नासरुद्दीन, महमूद शाह, इस प्रकार से आएंगे। और बलबनी वंश में बलवन आएगा, गयासुद्दीन बलबन। तो हम यहीं अभी समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।